हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक CSIR नेट। आई एम जोशी सिंह। आज हम देखेंगे आपका प्रोटीन की हमने क्या देखी थी, प्राइमरी स्ट्रक्चर देख ली थी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर देख ली थी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हमने किसको पढ़ लिया था, अल्फा सीड के बारे में पढ़ लिया था। तो अब तक हमने क्या देखा, अल्फा सीड तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो प्रोटीन की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर आपके कौन कौन से रह गए, एक तो बीटा सीड रह गई है और टर्न और जो मोटिफ है सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो रह गई है ना। तो हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रोटीन का टॉपिक चल रहा है ना। प्रोटीन के अंदर हमने बात की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर अल्फा हेलिक्स थी। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड के साथ साथ कुछ क्या होती हैं अदर इंटरेक्शंस होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। तो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर ओनली कोवलेंट बॉन्ड ही पाया जाता है, जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है अमाइनो एसिड रेजिड्यू के बीच में, है ना। लेकिन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसके अंदर हम हाइड्रोजन बॉन्ड की इंटरेक्शंस देखेंगे नॉन कोवलेंट के अंदर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने कौन सा पढ़ लिया था, आपका अल्फा हेलिक्स हो गया था, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर अब हम क्या पढ़ेंगे, आपका आज पढ़ेंगे बीटा सीड। लेकिन एक बार क्या करते हैं, इसके रिवाइज करते हैं अल्फा हेलिक्स को। अल्फा हेलिक्स में हमने क्या देखा कि अल्फा हेलिक्स जो है प्रोटीन को क्या किया जाता है, फोल्ड किया जाता है, फोल्ड किया जाता है प्रोटीन के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्या होती है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लस प्लस क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो दो ही बॉन्ड यहाँ पर देखने को मिलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होती है, फोल्डिंग होती है, मतलब कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है प्रोटीन की, वहां पर हमें ओनली अमीनो एसिड रेजिड्यू के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो इंटरेक्शन होगी पेप्टाइड इसके अंदर सेकेंडरी में, तो अल्फा हेलिक्स के अंदर क्या होता है, अल्फा हेलिक्स में चेन के अंदर ही जो प्रोटीन की चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसके अंदर ही क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अमाइनो एसिड क्या होते हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड का सी कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन एंड अमाइनो का क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। इन दोनों के बीच में क्या होती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये हो गई अमाइनो एसिड की क्या हो गई, चेन हो गई या प्रोटीन की चेन हो गई। तो ये जो अल्फा हेलिक्स में ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये कैसी होती है, एन रेजिड्यू की N+4 रेजिड्यू के साथ में, अमीनो एसिड के साथ में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना। अमाइनो एसिड की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो अल्फा हेलिक्स है ये हेलिकल शेप में होती है, इस टाइप की होती है, हेलिकल शेप में होती है। ये क्या होते हैं, ये एक टर्न होता है कंप्लीट, यहाँ से ये टर्न किया और यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो एक जो टर्न होता है यहाँ पर कम से कम 10-15 अमाइनो एसिड रेजिड्यू होते हैं। ये जो अमाइनो एसिड रेजिड्यू होते हैं इनके बीच में, दो अमाइनो एसिड के बीच में कितनी होती है, 1.5 एंगस्ट्रम क्या होती है इनके बीच में, डिस्टेंस होती है 1.5 होती है। जो पिच होती है वह कितनी होती है, 5.4 एंगस्ट्रम क्या होती है, अल्फा हेलिक्स के अंदर पिच कितनी होती है, 5.4 एंगस्ट्रम की क्या होती है, पिच होती है, ठीक है। अमाइनो एसिड कितने होते हैं, 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं, 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ पर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये याद रखना, इंटर चेन है या फिर इंट्रा चेन है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इंट्रा चेन मतलब कि पॉलीपेप्टाइड के अंदर ही अमाइनो एसिड आपस में क्या हो रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू लिंक हो रहे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्या होती है, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। किसके बीच में होती है ये, बिटवीन दी किसके बीच में, कार्बोनिल ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड, कार्बोनिल ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड, कार्बोनिल ग्रुप के बीच में एंड अमाइनो ग्रुप के बीच में, अमाइनो ग्रुप के बीच में होती है, अमाइनो ग्रुप के बीच में कार्बोनिल ग्रुप अमाइनो एसिड का, और अमाइनो ग्रुप जो है वो उसका हाइड्रोजन जो एटम होता है ना उसके साथ में होती है। जैसे कि ये हो गया कार्बन का ये ऑक्सीजन, और ये जो अमाइनो ग्रुप होता है इसका ये हाइड्रोजन, इनके बीच में क्या होती है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी यहाँ पर। और अमाइनो एसिड क्या करते हैं, अल्फा हेलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये हेलिकल लाइक इस टाइप की रिंग स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर का क्या होता है, ये फॉर्मेशन होता है। अब ये जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर या फिर हेलिक्स बनती है ये दो टाइप की होती है, राइट हैंडेड, मतलब कि ये जो इसका टर्न हो रहा है, ये जो मतलब कि हेलिक्स बन रही है ये राइट साइड में है तो उसे कहेंगे राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, लेफ्ट साइड में है तो उसे क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, ठीक है। लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड होते हैं। अमाइनो एसिड जो एक पर्टिकुलर टर्न होता है इसके अंदर कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं, 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं। पिच होती है वह कितनी होती है, पिच होती है कितनी, 5.4 एंगस्ट्रम की क्या होती है, पिच होती है ना।
तो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से बनते हैं, हाँ, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। तो ये अल्फा हेलिक्स के अंदर हमने देख लिया कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होते हैं, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एन जो अमाइनो एसिड होता है वह N+4 अमाइनो एसिड के साथ में क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू इंटरेक्शन करता है। अब हम किसके बाद, यहाँ पर हमने देखा था कि कौन कौन से जो अमाइनो एसिड हैं वो क्या होते हैं, प्रोबेबली जिनके पास में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है अल्फा हेलिक्स का फॉर्मेशन करने की। तो एलानिन, ग्लूटामिन, ग्लूटामीन, ग्लूटामेट, ल्यूसिन, मैथ्योनिन और आर्जिनिन। कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं, एलानिन हो गया आपका, एलानिन, ग्लूटामीन, ग्लूटामेट, ल्यूसिन, मैथ्योनिन और आर्जिनिन, ये जो अमाइनो एसिड हैं ये क्या करते हैं, अल्फा हेलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो अल्फा हेलिक्स हमने देखी, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पेप्टाइड बॉन्ड देखे जाएंगे। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है किसके बीच में, N+4 के साथ में होती है N अमाइनो एसिड की हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अल्फा हेलिक्स में राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स का फॉर्मेशन होता है। राइट हैंडेड क्या होती है, ज्यादा फेवरेबल होती है। ठीक है, पिच कितनी होती है इसकी, 5.4 एंगस्ट्रॉम होती है पिच। एक टर्न के अंदर कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं, 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं। दो अमाइनो एसिड के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है, 1.5 एंगस्ट्रॉम की क्या होती है, डिस्टेंस होती है। तो यहाँ तक हमने देखा कि अल्फा हेलिक्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम क्या करेंगे, बीटा शीट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बीटा शीट भी क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है बीटा शीट। यहाँ पर भी कोवलेंट बॉन्ड और कौन सा होगा, नॉन कोवलेंट में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो बीटा शीट होती है ये कैसी होती है, यह अल्फा हेलिक्स की तरह हेलिक्स लाइक या स्प्रिंग लाइक या फिर कॉइल्ड नहीं होती है, बल्कि एक्सटेंड होती है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है ना। तो हम यहाँ पर करेंगे आपका बीटा शीट। बीटा शीट की हम बात करें तो यहाँ पर ये कैसी होती है, एक्सटेंडेड होती है, एक्सटेंडेड होती है, पूरी की पूरी एक्सटेंडेड होती है, एक्सपांड होती है, फैली होती है, फैली होती है, नॉट कॉइल्ड, कॉइल्ड नहीं होती है, लाइक अल्फा हेलिक्स। ठीक है, लाइक अल्फा हेलिक्स। तो ये अल्फा हेलिक्स की तरह कॉइल्ड नहीं होती है बीटा शीट के अंदर। यहाँ पर प्रोटीन को क्या किया जा रहा है, प्रोटीन की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसकी बात कर रहे हैं बीटा शीट के बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लस क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड में, कोवलेंट बॉन्ड में कौन सा होगा आपका, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड और कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, अल्फा हेलिक्स में कौन सी थी, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। लेकिन यहाँ पर बच्चों ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसे क्या कहेंगे हम, इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे, इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर क्या होता है, दो बीटा शीट क्या होती हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, दो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। ठीक है, जबकि वहां पर एक सिंगल चेन के अंदर ही क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, सिंगल चेन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी। तो देखिए बीटा शीट में क्या है, जब दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं, 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होते हैं, लिंक होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। 2 और मोर देन 2, दो या दो से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होंगी, 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होंगी, लिंक होंगी, पॉलीपेप्टाइड चेन लिंक्ड होंगी थ्रू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या किया जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन को लिंक किया जाएगा। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होगी गाइस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसके अंदर इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो या दो से ज्यादा, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड क्या कर रही हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्ट कर रही हैं। अब ये बीटा शीट कितने टाइप की होती है, बीटा शीट होती है 2 टाइप की होती है। एक तो क्या होती है, पैरेलल बीटा शीट होती है, और सेकंड होती है कौन सी, एंटी पैरेलल बीटा शीट है ना। पैरेलल बीटा शीट होगी और होगी एंटी पैरेलल बीटा शीट होगी। ठीक है, पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो जो एंटी पैरेलल होती है बीटा शीट ये क्या होती है, ज्यादा फेवरेबल होती है। ठीक है, एंटी पैरेलल जो बीटा शीट है प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये क्या है, मोटिफ है, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट क्या है,
ये एंटी पैरेलल जो बीटा सीट होती है ज़्यादा पैरेलल होती क्या होती है, फेवरेबल होती है पैरेलल के कंपैरिजन में। अब हम बात कर रहे हैं बीटा सीट के अंदर, तो यहाँ पर जो अमाइनो एसिड होते हैं, 2 अमाइनो एसिड के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है, 2 अमाइनो एसिड के बीच में डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस होती है कितनी बच्चों, डिस्टेंस होती है 3.5 एंगस्ट्रॉम, 3.5 एंगस्ट्रॉम। जबकि हमने क्या देखा था, अल्फा हेलिक्स में अमाइनो एसिड एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज होते हैं, वहाँ पर जो क्या होती है 2 अमाइनो एसिड के बीच में डिस्टेंस कितनी थी, 1.5 एंगस्ट्रॉम थी अल्फा हेलिक्स के अंदर, ठीक है। इसलिए यह क्या होती है, ज़्यादा फैली होती है, एक्सपांड होती है, एक्सटेंडेड चेन होती है। 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होगी इसके अंदर, इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंटरचेन होगी, 2 टाइप के होंगे, पैरेलल होगी बीटा सीट, एंटी पैरेलल बीटा सीट, है ना। पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो देखिए बुक में क्या देखा है, ये क्या होती है, कॉइल नहीं होती है बल्कि फुली एक्सटेंडेड होती है, एक्सटेंडेड होगी, ठीक है, एक्सटेंडेड होती है। यहाँ पर क्या होती है, अमाइनो एसिड के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है, 2 अमाइनो एसिड के बीच में 3.5 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस होती है, जबकि अल्फा हेलिक्स में होती है आपकी 1.5, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होगी इसके बीच में, इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या किया जाता है, पॉलीपेप्टाइड बैकबोन को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन किस किस के बीच में होगी, वही कार्बोनिल ग्रुप के बीच में, कार्बोनिल ग्रुप के बीच में एंड अमाइनो ग्रुप के बीच में। कार्बोनिल और अमाइनो जो ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है CO और NH के बीच में क्या होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। एंटी पैरेलल को क्या किया जाता है, ज़्यादा फेवर किया जाता है, ज़्यादा क्या होती है, फेवरेबल होती है किसके कंपैरिजन में, पैरेलल बीटा सीट के कंपैरिजन में। पैरेलल के कंपैरिजन में एंटी पैरेलल को क्यों ज़्यादा फेवर किया जाता है, क्योंकि एंटी पैरेलल क्या होती है, ज़्यादा सूटेबल होती है। यहाँ पर कोई क्या नहीं होती है, कॉलिजन नहीं होता है, मतलब कि वो नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरे के साथ ईजिली क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, एंटी पैरेलल में, एंटी पैरेलल देखिए, पैरेलल के अंदर तो जिस डायरेक्शन में क्या होगा, फर्स्ट सीट होगी, उसी डायरेक्शन में सेकंड सीट होगी, तो यहाँ पर प्रॉपरली क्या नहीं हो पाएगी, बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी ना। तो जबकि एंटी पैरेलल क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ईजिली क्या हो जाती है, बाइंडिंग होती है। तो देखिए पहले हम बात करते हैं पैरेलल की, पैरेलल की हम बात करते हैं। यहाँ पर क्या हो गया आपका, कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ये हो गया फर्स्ट अमाइनो एसिड, है ना, एंड C अल्फा, ठीक है। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, पैरेलल बीटा सीट के बारे में। पैरेलल बीटा सीट के अंदर जिस डायरेक्शन में आपका क्या है, ये कार्बोनिल अमाइनो एसिड अरेंज है, उसी डायरेक्शन में जो सेकंड सीट होगी वो क्या होगी, अरेंज होगी। तो हम सेकंड सीट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, अल्फा कार्बन, यहाँ पर कार्बन अल्फा, C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O C अल्फा NH। तो देखिए अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच में करनी है, हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है कार्बोनिल के बीच में और अमाइनो के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस टाइप से होगी, यहाँ पर NH का हाइड्रोजन और इसका क्या है, कार्बोनिल का ऑक्सीजन, इनके बीच में क्या होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया एक, और एक यहाँ पर बन जाएगा, है ना, एक क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। लेकिन ये प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। देखिए एक अमाइनो एसिड कहाँ जा रहा है, सेकंड कहाँ जा रहा है, ठीक है। जबकि एंटी पैरेलल में क्या होते हैं, प्रॉपरली एक दूसरे के साथ में ये अरेंज होते हैं। एंटी पैरेलल की हम बात करें तो एंटी पैरेलल में होंगे, देखिए ये हो गया पैरेलल, है ना,
पैरेलल में इसी डायरेक्शन में क्या है, फर्स्ट जो सीट है वो अरेंज होगी, सेकंड सीट भी क्या होगी, उसी टाइप से अरेंज होगी। जिस डायरेक्शन में कार्बोनिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप फर्स्ट सीट के होंगे उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, सेकंड के अरेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी इन दोनों के बीच में पैरेलल बीटा सीट के अंदर, है ना। तो पैरेलल बीटा सीट के अंदर यहाँ पर प्रॉपरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। जब हम एंटी पैरेलल बीटा सीट को देखेंगे तो एंटी पैरेलल के अंदर क्या होता है, यहाँ अरेंजमेंट जो होता है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, सीट अरेंज होंगी और प्रॉपरली हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं, प्रॉपरली हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं। कार्बन अल्फा हो गया, कार्बन अल्फा कार्बोनिल ग्रुप, ये क्या हो गया, अमाइनो ग्रुप हो गया, अमाइनो ग्रुप हो गया, सेकंड क्या हो गया, कार्बन अल्फा, सेकंड कार्बन अल्फा, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड सीट को, सेकंड सीट को देखेंगे तो सेकंड सीट जो है वो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप होगा उसी के नीचे क्या हो जाएगा, अमाइनो ग्रुप आ जाएगा, वहीं पर क्या आ जाएगा, अमाइनो ग्रुप आ जाएगा। सो यहाँ पर इंटरेक्शन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इजीली एक दूसरे के बिल्कुल जस्ट ऊपर क्या हो जाएंगे, ये अरेंज हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, प्रॉपर तरीके से या फिर अच्छे से हो जाएगी, यहाँ पर कोई भी क्या नहीं होगी, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट का कार्बोनिल ग्रुप एंड सेकंड का क्या हो जाएगा, अमाइनो ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप अमाइनो ग्रुप क्या हो जाएंगे एक दूसरे के साथ में, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ये कौन सी सीट है, ये है आपकी एंटी पैरेलल बीटा सीट, एंटी पैरेलल बीटा सीट, है ना। तो देखिए वहां पर हमने देखा था पैरेलल के अंदर, तो जिस डायरेक्शन में हमारी फर्स्ट सीट अरेंज थी उसी की डायरेक्शन में क्या थी, जैसे यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप नीचे है, वहां पर भी क्या था, कार्बोनिल ग्रुप नीचे था। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए कार्बोनिल ग्रुप है, इसके जस्ट नीचे क्या है आपका अमाइनो ग्रुप है, ये क्या है, अमाइनो ग्रुप है, ये एंटी पैरेलल है, पैरेलल की तरह नहीं है, इसलिए ये क्या होती है, ज्यादा फेवरेबल होती है। तो आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी हो गई, ये अल्फा हेलिक्स के बारे में पढ़ लिया, बीटा सीट के बारे में पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, टर्न देखेंगे, टर्न के बाद में क्या देखेंगे, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो जो टर्न है ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। टर्न क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। टर्न के अंदर दो अमाइनो एसिड होते हैं, वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। एक होता है कौन सा, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन और जो प्रोलीन है, ग्लाइसिन और प्रोलीन अमाइनो एसिड जो है वो टर्न के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो टर्न होते हैं ये क्या करते हैं, जो ग्लोबुलर शेप की प्रोटीन होती है, ग्लोबुलर जो प्रोटीन होती है उसको प्रॉपरली क्या देते हैं, शेप प्रोवाइड करते हैं, शेप प्रोवाइड करते हैं या फिर फोल्डिंग में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, इसे यू शेप की स्ट्रक्चर दे देते हैं, टर्न दे देते हैं, जिसे यू शेप की स्ट्रक्चर देते हैं। तो देखिए कॉम्पैक्ट रूप से प्रोटीन को ग्लोबुलर शेप दी जाती है, डायरेक्शन में चेंजेस किया जाता है प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड के चेन के अंदर। तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, टर्न की रिक्वायरमेंट होती है। टर्न जो होते हैं कितने अमाइनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं, टर्न का फॉर्मेशन कितने होता है, 3 to 5 अमाइनो एसिड रेजिड्यू से मिलकर के बने होते हैं। टर्न का फॉर्मेशन कितना होता है, 3 to 5 अमाइनो एसिड, 3 to 5 अमाइनो एसिड रेजिड्यू जो होते हैं, 3 to 5 अमाइनो एसिड जो रेजिड्यू हैं ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं टर्न का, फॉर्मेशन करते हैं टर्न का। 3 से 5 जो अमाइनो एसिड होते हैं टर्न का फॉर्मेशन करते हैं और यू शेप की सेकेंडरी, तो टर्न क्या है, ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और यू शेप की स्ट्रक्चर क्या करते हैं, प्रोटीन को प्रोवाइड करते हैं। यू शेप्ड स्ट्रक्चर में क्या कर देते हैं, प्रॉपरली प्रोटीन को अरेंज कर देते हैं। यू शेप स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे प्रोटीन को, ठीक है। ग्लोबुलर शेप की जो प्रोटीन है इसके अंदर कौन से अमाइनो एसिड होते हैं, ग्लाइसिन और प्रोलीन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ग्लाइसिन और प्रोलीन क्या होते हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो टर्न जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, अल्फा टर्न हो गया, बीटा टर्न हो गया और कौन सा हो गया, गामा टर्न हो गया। अल्फा टर्न जो होता है वो एन अमाइनो एसिड के साथ में n+
4 एन जो अमाइनो एसिड है ये N+4 जिस टाइप से आपका क्या था 4 अमाइनो एसिड को छोड़ करके फर्स्ट अमाइनो एसिड CO और NH के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ऐसे ही क्या होता है अल्फा टर्न के अंदर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। बीटा के अंदर क्या होगा N अमाइनो एसिड लिंकअप होगा किसके साथ में N+3 के साथ में, और गामा जो टर्न होगा इसके अंदर N अमाइनो एसिड N+2 के साथ में क्या होगा लिंक होगा। तो देखिए आपकी बुक में क्या दे रखा है कि जो प्रोटीन है इनको कॉम्पैक्ट ग्लोबुलर से प्रोवाइड करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, टर्न की रिक्वायरमेंट होती है। टर्न की रिक्वायरमेंट होती है, टर्न के अंदर 3 से 5 अमाइनो एसिड होते हैं, और ये कितने मतलब कि हमने फर्स्ट देखी थी अल्फा हेलिक्स, सेकंड देखी थी बीटा सीट, तो जो टर्न है ये तीसरे नंबर की क्या है आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। टर्न क्या है तीसरे नंबर की सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। इसका काम क्या होता है यू शेप की स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और यहाँ पर क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एंड रेजिड्यू के बीच में, ठीक है। ग्लाइसिन और प्रोलीन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं टर्न के अंदर। प्रोलीन क्या करता है बेंड दे देता है प्रोटीन को, जैसे कि हमने देखा कि पॉलीपेप्टाइड चेन है ये जा रही है सीधी चेन, यहाँ पर कॉम्पैक्ट रूप से बेंड दे दिए, तो यहाँ पर क्या आ गया ये टर्न है। यहाँ पर प्रोलीन और ग्लाइसिन अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, तो प्रोलीन क्या करता है बेंड दे देता है प्रोटीन को। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखे हैं, जबकि लूप जो होते हैं चौड़े होते हैं किसके कंपेरिजन में, लॉन्ग होते हैं लंबे होते हैं किसके कंपेरिजन में, टर्न के कंपैरिजन में इनके पास में कोई प्रॉपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं होती है। तो जो टर्न है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये क्या होता है लूप से छोटे होते हैं, प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर या फिर फोल्डिंग हेल्प करते हैं प्रोटीन को, ठीक है, कॉम्पैक्टेशन देने के लिए, शेप देने के लिए हेल्प करते हैं। इनको क्लासीफाई किया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के बेस पर अल्फा टर्न, बीटा टर्न और गामा टर्न। अल्फा टर्न क्या होता है जब चार पॉलीपेप्टाइड रेजिड्यू, 4 रेजिड्यू अब ये क्या करेंगे जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। बीटा में क्या होता है जब 3 डोनर और जो एक्सेप्टर है जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जब 3 क्या हो पेप्टाइड बॉन्ड को छोड़ करके N और N+3 एंड गामा जो है वो N और N+2 के साथ में, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है कि टर्न कहाँ होते हैं प्रोटीन की सरफेस पर पाए जाते हैं, और ये इंटरेक्शन प्रोटीन और अदर मॉलिक्यूल के इंटरेक्शंस में हेल्प करते हैं। तो टर्न हो गया हमने देख लिया, बीटा सीट हो गई, टर्न हो गया। टर्न क्या होता है ग्लाइसिन और प्रोलीन पाए जाते हैं। टर्न के अंदर कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं, ग्लाइसिन और प्रोलीन प्रोटीन को ग्लोबुलर प्रोटीन को कॉम्पैक्टेशन देने के लिए, शेप देने के लिए क्या करते हैं हेल्प करते हैं। एक टर्न के अंदर 3 to 5 अमाइनो एसिड होते हैं, कितने तीन टाइप के होते हैं, अल्फा टर्न, बीटा टर्न और गामा टर्न, ठीक है। 3 से 5 अमाइनो एसिड रेजिड्यू होते हैं और जो कि क्या करते हैं टर्न का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर ही कौन सा टाइप है आपका, एक और रह गया है सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सुपर सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के पास में क्या होते हैं अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट को किसके थ्रू कनेक्ट किया जाता है, अल्फा अल्फा को कनेक्ट किया जाएगा, अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट को कनेक्ट किया जाएगा, अल्फा बीटा और अल्फा को कनेक्ट किया जाता है। तो देखिए लूप के थ्रू क्या किया जाएगा, 2 अल्फा हेलिक्स है इनको लूप के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा, अल्फा और बीटा चेन है इनको लूप के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। तो देखिए ग्लोबुलर प्रोटीन के पास में अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट पाए जाते हैं। अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट को कनेक्ट किया जाता है लूप के साथ में, ठीक है। जैसे कि ये अल्फा हेलिक्स है, ये क्या है अल्फा हेलिक्स है और ये क्या है इसको एक लूप के साथ में क्या किया जाएगा कनेक्ट किया जाएगा बीटा सीट के साथ में। अल्फा हेलिक्स को किसके साथ में, बीटा सीट के साथ में क्या किया जा रहा है कनेक्ट किया जा रहा है। ये हो गई बीटा सीट, अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट क्या हो गई कनेक्ट हो गई है। ये क्या हो गया है लूप है, ये क्या है आपका लूप है। तो 2 अल्फा हेलिक्स को क्या कर दिया जाएगा लूप के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाएगा, सॉरी अल्फा और बीटा को, ठीक है, अल्फा और बीटा हेलिक्स को कनेक्ट कर दिया गया है। इसी टाइप से 2 अल्फा हेलिक्स को कनेक्ट कर दिया जाएगा, 2 अल्फा हेलिक्स को क्या कर दिया जाएगा यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाएगा किसके थ्रू, लूप के थ्रू। 2 अल्फा हेलिक्स को क्या कर दिया गया है कनेक्ट कर दिया गया है। ये क्या है यहाँ पर लूप है, ये क्या हो गई दोनों अल्फा हेलिक्स हो गई, तो अल्फा हेलिक्स को कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो लूप है सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये क्या करता है अल्फा हेलिक्स को बीटा सीट को, 2 अल्फा हेलिक्स को बीटा सीट के थ्रू क्या कर दिया जाएगा कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है कनेक्शन होता है लूप के थ्रू क्या किया जाता है कनेक्ट किया जाएगा। और जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ग्रीक की मोटिफ और बीटा बैरल इसके अंदर आते हैं, ग्रीक की मोटिफ और बीटा बैरल, ये एग्जांपल याद रखना सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर का है। ये ग्रीक की मोटिफ एंड बीटा बैरल, बीटा बैरल और ग्रीक की मोटिफ किसके अंदर आएंगे, ये आपके सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के एग्जांपल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दे रखा है ग्रीक की मोटिफ के अंदर क्या हो रही है, ये बीटा सीट्स को क्या कर रखा है कनेक्ट कर रखा है, बीटा मेंडर बना रखा है, बीटा अल्फा बीटा सीट को किसके साथ में अल्फा हेलिक्स के साथ में कनेक्ट कर रखा है, ठीक है।
ये आपकी सेकंड स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई। तो सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर हमने कौन कौन से देखा है कि प्रोटीन आपस में किसके थ्रू लिंक होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इंटरेक्शन होती है। पेप्टाइड के अलावा एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर होती है, सेकेंडरी के अंदर होती है। जबकि हम बात करेंगे टर्शरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर के अंदर, तो वहाँ पर ओनली हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं होता है, हाइड्रोजन के अलावा अदर नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होती है, जैसे आपका हाइड्रोफोबिक हो गया, वॉन्डरवॉल हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, ये सारी इंटरेक्शन जो है वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी ही, इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ में क्या होगी, अदर जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस हैं। एंड पेप्टाइड के अलावा भी एक और क्या होती है, कोवेलेंट इंटरेक्शंस होती है। पेप्टाइड के अलावा भी क्या होती है, कोवेलेंट इंटरेक्शन होती है। वो कौन सी होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड कैसा है आपका, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो हम क्या करेंगे, अभी देखेंगे आपकी टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की, टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो प्रोटीन के अंदर जो इंटरेक्शन देखी जाती है प्रोटीन की चेन के अंदर, यहाँ पर कौन कौन सी होती है, एक तो होती है नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, नॉन कोवेलेंट होती है, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होगा। एंड सेकंड होता है कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट और नॉन कोवेलेंट देखा जाएगा। तो कोवेलेंट यहाँ पर कौन कौन सी होती है, तो अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड तो होता ही है, ये तो हमने पढ़ाई है। इसके अलावा डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होता है अमाइनो एसिड्स के बीच में। डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, नॉन कोवेलेंट में कौन कौन सी इंटरेक्शन देखने को मिलेंगी हमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी भाई CO और NH के बीच में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ में वॉन्डरवॉल होगा, वॉन्डरवॉल। एंड थर्ड हो गई आपकी वॉन्डरवॉल के अलावा थर्ड कौन सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गई, वॉन्डरवॉल हो गई, और कौन सी हो गई, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, ये चार क्या होंगी, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन हमें टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलेंगी। तो जो बात कर रहे हैं हम टर्शरी स्ट्रक्चर, जो टर्शरी स्ट्रक्चर है यहाँ पर क्या किया जाता है, जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं उनको क्या किया जाता है, 3D शेप दी जाती है, 3D शेप दी जाती है प्रोटीन्स को, उसे हम क्या कहते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पर क्या होती है, इंटरेक्शन साइड चेन जो होती है उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर के साथ में इंटरेक्शन देखी जाती है। देखिए साइड चेन कहाँ होती है, आपका जो R ग्रुप होता है, अमाइनो एसिड की हम बात करें तो जैसे कि अमाइनो एसिड हो गया, ये हो गया अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के पास में यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप है, यहाँ पर क्या है, अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है इसका COOH। ठीक है, COOH, और ये क्या है, इसके पास में साइड चेन है। ठीक है, अब ये जो साइड चेन है इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर के साथ में, प्राइमरी हम कब कहेंगे, जब दो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ में पेप्टाइड, क्योंकि हमने देखा था कि जो प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है इसके पास में क्या होता है, ओनली पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्या होता है बच्चों, ओनली पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन दी अमाइनो एसिड रेजिड्यू, बिटवीन दी अमाइनो एसिड रेजिड्यू। जो अमाइनो एसिड हैं इनके बीच में ओनली क्या प्रेजेंट होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड होगा उसे कहेंगे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर, टर्शरी स्ट्रक्चर में हम बता रहे हैं कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर के जो होता है, प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होती है उसके साथ में साइड चेन की इंटरेक्शन होती है। ठीक है, प्राइमरी के साथ में टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटरेक्शन करती है विद दी साइड चेन के साथ में। ठीक है, साइड चेन के साथ में इंटरेक्शन होती है मेन जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वहां पर। तो देखिए अब हम बात करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके बीच में होगा, एक तो होगा किसके, अल्फा कार्बन, और क्या होगा, अल्फा अमाइनो ग्रुप। तो ये हो गया कौन सा, अल्फा अमाइनो ग्रुप हो गया, यहाँ हम देखते हैं अल्फा अमाइनो ग्रुप हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अल्फा कार्बो, ये हो गया अल्फा कार्बन। ठीक है, ये हो गई साइड चेन। ठीक है, तो ये बॉन्ड हो गया पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर होगी। अब ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसकी साइड चेन के साथ में इंटरेक्शन देखी जाती है। साइड चेन हो गई ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये हो गई प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर की क्या देखी जाएगी, यहाँ पर साइड चेन जो होती है उनके साथ में इंटरेक्शन देखी जाती है, किसके अंदर, टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर। तो यहाँ पर क्या देखा गया है कि साइड चेन की इंटरेक्शन देखेंगे किसके बीच में, प्राइमरी स्ट्रक्चर के साथ में। तो इसके प्रोटीन को फोल्ड करने के लिए, तो देखिए ऑल इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है फोल्ड करने के लिए प्रोटीन को टर्शरी स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर किस किस की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पर कोवेलेंट और नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन को फोल्ड करने के लिए। फोल्डिंग करने के लिए सेकंड
स्ट्रक्चर में हमने देख लिया कि प्रोटीन को प्रॉपर, देखिए प्रोटीन है वो फैली रहेगी, ऐसी इसके पास में कोई शेप और स्ट्रक्चर नहीं होगी, तो एक पर्टिकुलर सेल है, इतना बड़ा नहीं है सेल कि वो ऐसे मैनेज कर सके, ठीक है। डीएनए होता है उसको भी प्रॉपरली फोल्ड करके रखा जाता है, फोल्डिंग होती है स्टोन के साथ में। इसी प्रकार से क्या होता है, प्रोटीन होती है, प्रोटीन को भी एक शेप प्रोवाइड की जाती है, फोल्डिंग दी जाती है, ताकि प्रॉपर तरीके से क्या कर सके, फंक्शन कर सके और एक शेप मेंटेन रह सके, ठीक है। तो हमने सेकेंडरी के अंदर देख लिया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है फोल्डिंग करने के लिए, और क्या होती है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर बात करें हम टर्शरी के अंदर, टर्शरी में 3D शेप दी जाएगी प्रोटीन को, ग्लोबुलर जो प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन को 3D कन्फर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो टर्शरी के अंदर क्या होती है, कोवलेंट के साथ में नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस होती हैं। ये नॉन कोवलेंट कौन कौन सी होती हैं आपकी, हाइड्रोजन हो गई, हाइड्रोफोबिक हो गई, वॉन डेर वाल इंटरेक्शन हो गई, और होती है कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। ये होती है नॉन कोवलेंट, नॉन कोवलेंट होंगी, जबकि कोवलेंट के अंदर ये जो पेप्टाइड है इसके अलावा डाई सल्फाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे हमने देखा था कि अल्फा हेलिक्स में इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, याद करा रही हूँ पुराना कि अल्फा हेलिक्स में इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उसी टाइप से जो टर्सरी स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर कौन सा होता है, इंट्रा चेन डाई सल्फाइड बॉन्ड, इंट्रा चेन डाई सल्फाइड बॉन्ड होता है, डाई सल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, चेन के अंदर ही क्या होता है, डाई सल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, इंट्रा चेन डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कोवलेंट और नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन जो कि टर्सरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करती हैं, हाइड्रोफोबिक हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, और वॉन डेर वाल हो गया। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड पेप्टाइड और डाइसल्फाइड होता है, तो इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बनता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके बीच में होगा, दो सिस्टीन जो अमाइनो एसिड रेजिड्यू होते हैं वो एक दूसरे से किसके थ्रू कनेक्ट होंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके बीच में होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बिटवीन 2 सिस्टीन अमाइनो एसिड, ठीक है, बिटवीन 2 सिस्टीन अमाइनो एसिड के बीच में क्या होगा, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है, कैसा है, पेप्टाइड बॉन्ड है। ये टर्सरी जो स्ट्रक्चर है कैसी प्रोटीन है, मोनोमेरिक है, ठीक है। टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रोटीन होंगी कैसी होंगी, मोनोमेरिक प्रोटीन होंगी। टर्सरी का एग्जाम्पल आएगी आपकी मायोग्लोबिन जो प्रोटीन होगी वह कैसी होगी, टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर होगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, मायोग्लोबिन प्रोटीन। आगे हम पढ़ेंगे, सारी प्रोटीन दे रखी हैं, ठीक है। ग्लोबुलिन प्रोटीन किसे कहते हैं, हम बात कर रहे हैं कि ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर जो प्रोटीन होती हैं वाटर के अंदर सॉल्युबल प्रोटीन होती हैं। देखिए दो टाइप की प्रोटीन होंगी, वाटर के अंदर नॉन सॉल्युबल होंगी, वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगी। सॉल्युबल जो प्रोटीन होंगी वाटर के अंदर, जब हम सॉल्युबलाइज करा रहे हैं किसी चीज को वाटर के अंदर घोल रहे हैं, तो प्रोटीन का नेचर कैसा होता है गाइस, एम्फोटेरिक नेचर होता है, एम्फोटेरिक नेचर होता है। एम्फोटेरिक मतलब कि कैसा होता है, क्योंकि प्रोटीन के पास में दो चार्ज आयन होते हैं। देखिए कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ये भी पोलर है, और अमाइनो ग्रुप है, ये भी क्या है, पोलर है। तो दो पोलर ग्रुप होते हैं, इसलिए इसे क्या कह रहे हैं, हम इसे एम्फोटेरिक नेचर बता रहे हैं। प्रोटीन का उभयधर्मी होता है, दोनों टाइप के क्या होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं। जब इसके पास में दोनों टाइप के आयन प्रेजेंट है, तो ग्लोबुलर जो प्रोटीन है इसके पास में क्या होते हैं, पोलर आयन होते हैं। पोलर हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जिनके पास में चार्ज ग्रुप प्रेजेंट होंगे उनको क्या कहेंगे, पोलर ग्रुप कहेंगे, या पोलर अमाइनो एसिड कहेंगे। तो जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होगी ग्लोबुलर जो प्रोटीन होगी, इसकी सरफेस पर जो अमाइनो एसिड होंगे वो कौन से होंगे, चार्ज अमाइनो एसिड होंगे। और ये चार्ज अमाइनो एसिड जब वाटर की प्रेजेंस में आते हैं, वाटर की जब प्रेजेंस में आएंगे तो वाटर के पास में जो मॉलिक्यूल होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, उनके साथ में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या करेंगे, इंटरेक्शन कर लेंगे। जबकि जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड हैं, जो कि वाटर में क्या नहीं होंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे या फिर सॉल्युबलाइज नहीं होते हैं, वो अंदर इकट्ठे होते हैं, ठीक है, अंदर डरे हुए रहते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ में जैसे ही इनको वाटर के कॉन्टेक्ट मिलाएगा ये वाटर से छिप जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड। हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड जो कि वाटर के साथ में इनका अच्छा रिलेशन होता है, सो वाटर के साथ में क्या करेंगे, इंटरेक्शन करते हैं। तो ग्लोबुलर जो प्रोटीन होती है वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होती है, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होती है, इसके पास में हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन किस, जैसे कि कुछ एंजाइम्स हो गए, ट्रांसपोर्टर्स हो गए, मैसेंजर्स हो गए, ये क्या करते हैं, इसके अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, टर्सरी स्ट्रक्चर हमने देख ली। टर्सरी स्ट्रक्चर के बाद में आपकी बुक में क्या दे रखा है कि डोमेन जो है वो डोमेन क्या होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, डोमेन पाए जाते हैं। जैसे हमने देखा ना सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर अल्फा हेलिक्स बीटा शीट, ऐसे ही यहाँ पर क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं, डोमेन प्रेजेंट होते हैं। डोमेन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। डोमेन किसे कहा जाता है, टू इंडिपेंडेंट फोल्डेड रीजन ऑफ प्रोटीन।
दो प्रोटीन के फोल्डेड रीजन है जो कि डिपेंड नहीं है किसी के ऊपर, टू इंडिपेंडेंट फोल्डेड, जैसे यहाँ पर एक प्रोटीन का फोल्डेड रीजन है, ये एक प्रोटीन का फोल्डेड रीजन है, ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट फोल्डेड रीजन है प्रोटीन के, कंप्लीटली फोल्ड प्रोटीन है, कनेक्ट होते हैं थ्रू दी एक रीजन होता है हिंज रीजन, जिसे ग्लाइसिन का बना हुआ होता है। ये जो हिंज रीजन होता है ये किसका बना होता है गाइस, ग्लाइसिन का बना हुआ होता है। तो इसे है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। डोमेन क्या होता है, टू इंडिपेंडेंटली फोल्डेड रीजन ऑफ अ प्रोटीन कनेक्टेड थ्रू दी हिंज रीजन नोन एज क्या, डोमेन। ठीक है, यहाँ लिखती हूँ डोमेन किसे कहेंगे, डोमेन टू इंडिपेंडेंटली folded region of a protein, folded region of a protein connect through the hinge region। कौन सा रीजन, हिंज रीजन। तो देखिए जो हिंज रीजन होता है, हिंज रीजन के पास में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड होते हैं। हिंज रीजन जो होता है इसके पास में क्या होता है, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं कि हमने देख लिया कि यहाँ पर क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, कोवलेंट बॉन्ड। तो डाइसल्फाइड जो बॉन्ड होता है इसको फॉर्मेशन करने के लिए ऑक्सीडेटिव एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। साइटोसोलिक एनवायरनमेंट में क्या नहीं होता है, सॉरी जो रिड्यूस्ड एनवायरनमेंट होता है वहां पर किसका फॉर्मेशन नहीं होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो देखिए साइटोसोल में क्या नहीं होता है, इसका फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि साइटोसोल कैसा होता है, रिड्यूसिंग, मतलब कि इसके पास में H+ आयन ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, इसलिए साइटोसोल में डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, सेल के बाहर होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो प्रोटीन्स होती है उनमें क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए कौन से एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ बनते हैं, बॉन्ड फॉर्म्ड इन ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट। देख रहा है ना, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में बनते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन रिड्यूस एनवायरनमेंट में नहीं होता है। अब हम बात करेंगे क्वार्टनरी स्ट्रक्चर की, प्रोटीन की क्वार्टनरी स्ट्रक्चर के बारे में। ये प्रोटीन की हमने क्या देख ली, टर्सरी स्ट्रक्चर देख ली। टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर हम देख लिया कि प्रोटीन को फोल्ड करने के लिए कौन कौन सी बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो होती है नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है, कोवलेंट इंटरेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। नॉन कोवलेंट में आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वैन डर वाल्स, हाइड्रोफोबिक, ये सब आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, कोवलेंट के अंदर हो गए पेप्टाइड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड किसमें बनेगा, दो सिस्टीन अमाइनो एसिड क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है उसकी साइड चेन के साथ में क्या देखी जाती है गाइस, इंटरेक्शन देखी जाती है टर्सरी के अंदर। ठीक है, ये जो साइड चेन है ये क्या करेंगी, जो जहां पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसके साथ में इंटरेक्शन करेंगी। ठीक है, मायोग्लोबिन क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन ये एक ऐसी प्रोटीन है टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है, मोनोमेरिक प्रोटीन है। ठीक है, मोनोमेरिक प्रोटीन है। हम बात करेंगे क्वार्टनरी स्ट्रक्चर के बारे में, इरेज कर दूं। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, अब तक हमने देखा कि एक मतलब कि पॉलीपेप्टाइड ही है जो कि आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, लेकिन क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में क्या है, अलग अलग टाइप की या फिर एक जैसी बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। इसलिए इसी जो कि सब यूनिट की तरह काम करती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीमेरिक प्रोटीन कहते हैं। अलग अलग प्रोटीन की चेन क्या हो जाती हैं, कनेक्ट होती हैं, लिंकअप होती हैं एक दूसरे के साथ में, है ना। तो क्वार्टनरी जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर हम क्या देखते हैं, हीमोग्लोबिन क्या है, इसका एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, जबकि मायोग्लोबिन आपका किसका है, टर्सरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल है ना। क्वार्टनरी प्रोटीन है ना। तो क्वार्टनरी जो है, क्वार्टनरी जो प्रोटीन है, क्वार्टनरी के अंदर क्या होता है, यहाँ पर 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। ठीक है, 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड, 2 और मोर देन
टू पॉलीपेप्टाइड कनेक्ट थ्रू दी कोवलेंट एंड नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन, ठीक है, या फिर बाउंड होती हैं थ्रू दी कोवलेंट एंड नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन। तो वही कोवलेंट और नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन जो हमने क्या देखी थी, टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर देखी थी। कोवलेंट में आपकी कौन सी, डाइसल्फाइड और एक हो गया पेप्टाइड, ठीक है, डाइसल्फाइड और पेप्टाइड। जबकि जो कोवलेंट है ना, नॉन कोवलेंट के अंदर आपका हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोस्टैटिक और वॉन्डर वॉल। लेकिन यहाँ पर जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है तो सिस्टीन रेजिड्यू के बीच में, ये कैसा होता है, इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। क्वाटरनरी जो प्रोटीन होती है ये कैसी होती है, क्वाटरनरी प्रोटीन को क्या कहा जाता है, मल्टीमेरिक प्रोटीन कहा जाता है। ये जो क्वाटरनरी प्रोटीन है इनको क्या कहा जाता है, मल्टीमेरिक प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मल्टीमेरिक प्रोटीन कहा जाता है। ये जो पेप्टाइड होती है इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड जो कनेक्ट होती है, ये सब यूनिट की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती हैं, सब यूनिट की तरह काम करती हैं। अब ये मल्टीमेरिक भी दो टाइप की हो जाएगी, होमोमल्टीमर या फिर क्या हो जाएगी, या हो जाएगी हेटेरोमल्टीमर, होमोमल्टीमर के अंदर क्या होगा, होमोमल्टीमर के अंदर जब सेम दो पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होंगी तो उसे क्या कहेंगे, एक जैसी। जब दो पॉलीपेप्टाइड कनेक्ट होंगी उसे क्या कहेंगे, होमोमल्टीमर कहेंगे। जब डिफरेंट टाइप की दो पॉलीपेप्टाइड कनेक्ट होंगी तो उसे क्या कहेंगे, हेटेरोमल्टीपर कहेंगे। जब क्या होंगी, सेम पॉलीपेप्टाइड क्या हो जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगी, सेम पॉलीपेप्टाइड या फिर पेप्टाइड की चेन क्या हो जाएंगी, कनेक्ट होंगी, ठीक है। सेम पॉलीपेप्टाइड जब कनेक्ट होंगी तो उसे क्या कहेंगे, हम होमोमल्टीमर कहेंगे। जबकि हेटेरोमल्टीमर के अंदर क्या होगा, डिफरेंट टाइप की क्या होंगी, पॉलीपेप्टाइड कनेक्ट होंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड क्या हो जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। डिफरेंट टाइप की जब पॉलीपेप्टाइड कनेक्ट होंगी तो उसे क्या कहेंगे, हम हेटेरोमल्टीमर कहेंगे। जबकि होमोमल्टीमर के अंदर क्या होता है, एक जैसी दो पॉलीपेप्टाइड चेन कनेक्ट हो जाती है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमने देख लिया, क्वार्टर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अमाइनो एसिड का क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट के बारे में देखते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करें ना। फिर एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना आप, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट अमाइनो एसिड की हम बात करें तो एक सिंगल जो अमाइनो एसिड होता है, एक सिंगल अमाइनो एसिड क्या होता है, एक अमाइनो एसिड जो है वो सिंगल अमाइनो एसिड कितना होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, सिंगल अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 128 क्या होता है, 128 क्या होता है, डाल्टन होता है। 128 डाल्टन क्या होगा, सिंगल अमाइनो एसिड का क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक है। जबकि ये क्या है, सिंगल अमाइनो एसिड क्या होगा, डाल्टन होगा। और हम बात कर रहे हैं कि जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो जब यहाँ पर हमने पेप्टाइड बॉन्ड का पीछे फॉर्मेशन किया तो वहाँ से क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, रिलीज होता है। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करने पर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, इसलिए ये कैसी होती है, एंडरगोनिक होती है। हमने देखा था कि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। एनर्जी मिलती नहीं है हमें, जबकि हमें लगानी पड़ती है एनर्जी। तो एक अमाइनो एसिड का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, 128 डाल्टन होता है। और एक जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल का कितना होता है, वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट होता है गाइस 18 डाल्टन होता है, ठीक है, 18 डाल्टन होगा। तो जब हम क्या कर रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। वाटर मॉलिक्यूल जब रिलीज होगा तो इसलिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के लिए 128 माइनस 18 कर देंगे हम, तो हमें कितना आएगा, 110। तो एक जो अमाइनो एसिड होगा, अमाइनो एसिड जो होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 110 डाल्टन होगा, 110 डाल्टन होगा, ठीक है। अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 110 डाल्टन होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कितना है, एक अमाइनो एसिड का है 128। एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन में, वाटर का कितना है, 18 डाल्टन, ठीक है। तो 128 में 18 क्या कर देंगे, निकाल देंगे, तो कितना बचेगा, 110 डाल्टन बचेगा, ठीक है, 110 डाल्टन बचेगा।
तो ये देख लिया हमने कि अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। अमाइनो एसिड का जब प्रोटीन की चेन के अंदर मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 110 डाल्टन होगा, जबकि एक सिंगल अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 128 डाल्टन होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या देख लिया, प्रोटीन की कंप्लीटली क्या देख ली, फोल्डिंग देख ली कि प्रोटीन को फोल्ड करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई भी बॉन्ड नहीं होगा, ओनली पेप्टाइड बॉन्ड होगा। सेकेंडरी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। टर्सरी के अंदर आपकी नॉन कोवलेंट में और कोवलेंट इंटरेक्शन, कोवलेंट में डाइसल्फाइड एंड नॉन कोवलेंट के अंदर हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और कौन सी होगी, वॉन्डरवॉल हो गई और हाइड्रोफोबिक हो गई। ठीक है, क्वाटरनरी के अंदर क्या होता है, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड आपस में कनेक्ट होती है, इसे मल्टीमेरिक प्रोटीन कहा जाता है, मल्टीमेरिक प्रोटीन कहा जाता है। और यहाँ पर क्या होती है, इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड होती है, जो मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी हो रही है, इंटर हो रही है, इंट्रा हो रही है, डाइसल्फाइड बॉन्ड इंटर हो रही है, इंट्रा हो रही है। ये इंपॉर्टेंट, आप ये क्या है जरूर याद रखना। ठीक है, और हमने देखा कि अल्फा हेलिक्स के अंदर कौन सी थी, N+4, मतलब कि 4 अमाइनो एसिड रेजिड्यू, या फिर जो N+4 4 अमाइनो एसिड रेजिड्यू क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कार्बोनिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के बीच में। ठीक है, तो यहाँ तक प्रोटीन की फोल्डिंग के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया कि प्रोटीन के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है। 4 टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? अब हम देखेंगे क्या प्रोटीन का डीनेचुरेशन कैसे करना है। तो फोल्डिंग देख ली, प्रॉपर अरेंज कर दिया, प्रोटीन को अलग अलग शेप दे दी प्रोटीन को। अब क्या करेंगे, इसको डीनेचर करेंगे। ठीक है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, डीनेचर माने क्या होता है, तोड़ना, ब्रेक करना। जितने भी इसके अंदर बॉन्ड बने हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, डीनेचुरेशन के अंदर जो प्रोटीन को फोल्ड करने के बाद में हमने जो इसे शेप दिया, स्ट्रक्चर दिए, उसको क्या दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है। और जो नेटिव फॉर्म, मतलब कि जैसा राइबोसोम से प्रोटीन निकली थी बनने के बाद में, ओनली क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा, उसमें क्या हो जाती है, निकाल कर डाल दिया जाता है। ठीक है, तो डीनेचुरेशन क्या होती है, जहां पर प्रोटीन क्या करती है, अपनी नेटिव कन्फर्मेशन, नॉर्मल बायोलॉजिक एक्टिव, जो मतलब कि फोल्डेड कन्फर्मेशन होता है, उसे लूज कर देती है और प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर किस किस का लॉस करती है, क्वाटरनरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो स्ट्रक्चर होती है, जहां पर प्रोटीन की फोल्डिंग की जाती है, वो सारी क्या कर दी जाती है, लॉस हो जाती हैं। डीनेचुरेशन के अंदर ओनली प्राइमरी स्ट्रक्चर रह जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, अमाइनो एसिड रेजिड्यू या फिर पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, डीनेचुरेशन के अंदर क्या किया जाता है, प्रोटीन क्या कर देती है, लूज कर देती है, अपनी लूज कर देती है। ठीक है, लूज कर देती है ऑन नेटिव कन्फर्मेशन। ठीक है, नेटिव कन्फर्मेशन को लूज कर देती है, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। और जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या फिर इंटरेक्शंस होती हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है, किसका, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, किसका किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। जो बॉन्ड्स बनते हैं, लाइक नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन, नॉन कोवलेंट बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जो कोवलेंट बॉन्ड होगा, इसके अंदर किसको ब्रेक किया जाएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा। नॉन कोवलेंट के अंदर जितने भी इंटरेक्शन होती हैं, वो सारी क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड को छोड़ करके जितने भी बॉन्ड बनेंगे प्रोटीन के अंदर, इंटरेक्शंस के थ्रू फोल्डिंग होगी प्रोटीन की, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डीनेचुरेशन जो होता है वो ब्रेक नहीं करता है पेप्टाइड बॉन्ड को। डीनेचुरेशन के अंदर क्या नहीं होता है, नॉट ब्रेक क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड को डीनेचुरेशन के थ्रू क्या नहीं किया जाता है, ब्रेक नहीं किया जाता है। जबकि क्या कर दिया जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जाता है कोवलेंट के अंदर। तो देखिए, डीनेचुरेशन के अंदर क्या कर दिया जाता है, लूज कर देती है अपनी नेटिव जो कन्फर्मेशन है, जहां से राइबोसोम से जैसी निकली थी, फोल्ड होकर के प्रॉपर्ली प्रोटीन को उसी फॉर्म में आ जाती है, प्राइमरी शेप के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो डीनेचुरेशन में क्या नहीं होता है, एक्टिविटी। देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देगी या फिर टूट करके बिखर जाएगी, अलग हो जाएगी, ऐसा नहीं है। प्रोटीन को जो शेप दी जाती है, लाइक सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है, थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो टर्सरी स्ट्रक्चर, और जो फोर्थ स्ट्रक्चर है या फिर क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर है, ये सारी जो स्ट्रक्चर हैं, ये क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती है। ये इंटरेक्शन जो होती है, ये ब्रेक हो जाती हैं और किस में आ जाती है, प्रोटीन आ जाती है, अपनी प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगी प्रोटीन, जहां पर ओनली क्या होंगी, अमाइनो एसिड किसके साथ में, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ में लिंक होंगे, इस फॉर्म में आ जाएगी। जितने भी इसने इंटरेक्शन बना रखी थी सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी के अंदर, वो सारी क्या हो जाएंगी, इसकी लूज हो जाएंगी। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाएगी, प्रोटीन आ जाएगी। तो जब प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटीन आएगी, ये इसने क्या लूज कर दी है, तो यहाँ पर क्या नहीं करेगी, ये एक्टिविटी को लूज नहीं करती है, ओनली ब्रेक डाउन होता है। इसकी जो फोल्डिंग की गई है, उनका ब्रेक डाउन होता है, डीनेचर हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या नहीं होता है, एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी लॉस नहीं होती है, या फिर जो एक्टिव है, ठीक है,
वो क्या नहीं होगी, डीनेचुरेशन के कारण लॉस नहीं होता है। नो, डीनेचुरेशन क्या नहीं करती है, नॉट लॉस दी एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन की क्या नहीं होगी, यहाँ पर एक्टिविटी लॉस नहीं होती है डीनेचुरेशन के अंदर। तो देखिए डीनेचुरेशन करने के लिए क्या क्या किया जाता है, अलग अलग रिएजेंट का यूज किया जाता है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए, बेस हो गए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गए, डिटर्जेंट हो गए, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट हो गए, मेटल्स हो गए। इनका क्या किया जाता है, डीनेचर करने के लिए एक फोल्डेड प्रोटीन को डीनेचर किया जाएगा। प्रोटीन क्या हो जाती है, पूरी पूरी बिखर जाएगी, फैल जाएगी, उसके पास में कोई भी क्या नहीं होगी, फोल्डेड स्ट्रक्चर नहीं होगी, शेप नहीं होगी, ना तो सेकेंडरी होगी, ना टर्शरी होगी, ना फिर क्वार्टनरी होगी। इसे नेटिव फॉर्म में ला दिया जाता है, ओनली प्राइमरी स्ट्रक्चर होगी इसके पास में। तो डीनेचर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, डीनेचुरिंग एजेंट का यूज किया जाता है। डीनेचुरिंग एजेंट का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। डीनेचुरिंग एजेंट यूज फॉर डीनेचुरेशन, ठीक है। डीनेचुरेशन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, डीनेचुरिंग एजेंट का यूज किया जाता है। ये डीनेचुरिंग एजेंट होते हैं जैसे कि यूरिया हो गया, डिटर्जेंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, बीटा मरकैप्टो एथेनॉल हो गया, ठीक है, एसिड्स हो गए, बेस हो गए, पीएच हो गई। इनके थ्रू क्या किया जाता है, इनके थ्रू क्या किया जाता है, डीनेचर किया जाता है। तो डीनेचरिंग एजेंट कौन कौन से हो गए, जैसे कि टेम्परेचर हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया, एसिड हो गए, बेस हो गए, ठीक है, और क्या हो गया आपका, डिटर्जेंट हो गया, ठीक है, एसिड हो गया, बेस हो गया, डिटर्जेंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, बीटा मरकैप्टो एथेनॉल हो गया, बीटा मरकैप्टो एथेनॉल हो गया। ये सारे के सारे एजेंट क्या है, डीनेचरिंग एजेंट है, जो कि प्रोटीन को क्या करते हैं, डीनेचर कर देते हैं। एक जो फोल्डेड प्रोटीन होती है वो अपनी क्या कर देती है, लॉस कर देती है नेटिव कन्फर्मेशन को, और किस में आ जाती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती है। तो देखिए यहाँ पर हम बताते हैं कि फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है, फोल्डेड प्रोटीन क्या हो जाएगी, डीनेचुरेशन होगा, डीनेचुरेशन के थ्रू फोल्डेड प्रोटीन किस में आ जाएगी, अपनी प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर, प्राइमरी या फिर नेटिव कन्फर्मेशन को, नेटिव कन्फर्मेशन के अंदर आ जाएगी। इसके अंदर जितनी भी सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर होंगे वो क्या हो जाएंगी, लूज हो जाएंगी, ठीक है। ओनली क्या होगी, इसके पास में प्राइमरी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टररी स्ट्रक्चर क्या कर देती है, प्रोटीन लॉस कर देगी। जब डीनेचुरेशन होगा प्रोटीन का तो क्या कर देगी, लॉस कर देगी ऑन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड क्वार्टनरी, प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी, क्वार्टनरी, सेकेंडरी हो गई, क्वार्टनरी हो गई, और कौन सी हो गई, टर्शरी हो गई, ठीक है। ये सारे के सारे जो फोल्डेड प्रोटीन मतलब की शेप होती हैं, जहाँ पर प्रोटीन को शेप दी जाती है प्राइमरी स्ट्रक्चर के, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर, टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर और क्वार्टररी स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटीन को जो फोल्ड दिया जाता है, कन्फर्मेशन दिया जाता है, वो सारी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। लेकिन प्रोटीन की एक्टिविटी जो है वो हाईलाइट कर देती है इसको, प्रोटीन की एक्टिविटी जो है वो लॉस नहीं होगी, ठीक है। प्रोटीन की क्या नहीं होगी, एक्टिविटी क्या नहीं होगी, नॉट लॉस, ठीक है। एक्टिविटी लॉस नहीं होगी प्रोटीन की, किसके थ्रू, थ्रू दी डीनेचुरेशन, ठीक है। डीनेचर के थ्रू क्या नहीं होगी, प्रोटीन की एक्टिविटी का लॉस नहीं होगा। तो हमने देख लिया कि डीनेचर करने के लिए जिन एजेंट का यूज किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, डीनेचरिंग एजेंट कहा जाता है। ये एजेंट कौन कौन से होंगे, यूरिया होगा, पीएच होगी, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, बीटा मरकैप्टो एथेनॉल हो गया, हीट हो गई। तो इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी क्या है प्रोटीन की, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमने देख लिया प्रोटीन की फोल्डिंग देख ली, फोल्डिंग के बाद में प्रोटीन का क्या देख लिया, डीनेचुरेशन देख लिया, इसके बाद में एक टॉपिक और करेंगे हम, सॉल्युबिलिटी के बारे में देखेंगे। प्रोटीन की जो सॉल्युबिलिटी है वो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है, लाइक पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, सॉल्ट्स हो गए, आयन हो गए, ठीक है, इनके ऊपर क्या होती है, डिपेंड होती है प्रोटीन की क्या, सॉल्युबिलिटी। तो हम देखेंगे, एक लास्ट टॉपिक है ये आज, सॉल्युबिलिटी क्या है, या फिर सॉल्युबिलिटी जो है वो प्रोटीन की किसके ऊपर डिपेंड होती है, इनका जो फैक्टर है, इनका क्या इफेक्ट होता है प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी के ऊपर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी की हम बात कर रहे हैं तो
प्रोटीन की सॉलिबिलिटी के ऊपर क्या देखेंगे हम, एक मतलब कि सॉल्युबल मतलब कि घोलना है, मतलब कि हमारा क्या है कि एक ये एक्वा सॉल्यूशन लिक्विड है जिसके अंदर हमारी प्रोटीन पड़ी हुई है, लिक्विड है, प्रोटीन पड़ी हुई है। जब ये प्रोटीन इसके साथ में सॉल्युबल होगी, घुलेगी, जैसे हम वाटर के अंदर चीनी को डालते हैं तो प्रॉपरली घुल जाती है, ठीक है, लेकिन ऑयल को डालते हैं तो वो घुलता नहीं है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी है प्रोटीन की, जब प्रोटीन घुल जाएगी तो उसे कहेंगे हम ग्लोबुलर प्रोटीन या फिर हाइड्रोफिलिक प्रोटीन, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, मैंने बताया था लास्ट टाइम अभी कि डिपेंड किसके ऊपर करेगा, चार्ज आयंस के ऊपर। यदि इसके पास में जब हम एक्वा सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, यदि प्रोटीन के आउटर सरफेस पर पोलर ग्रुप प्रेजेंट है तो ये क्या करेंगे, वाटर के साथ में क्या कर लेंगे, इंटरेक्शन कर लेंगे। लेकिन नॉन पोलर ग्रुप होंगे और वाटर के अंदर इनको डाला जाएगा तो वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे और यहाँ पर आकर के छुप करके बैठ जाएंगे, छुप करके बैठ जाएंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन से अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। जब सॉल्युबल होगा तो क्या होंगे, पोलर अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे, और जब प्रोटीन सॉल्युबल नहीं होगी, प्रेसिपिटेट हो जाएगी। प्रेसिपिटेट माने क्या होता है कि एक वाटर के अंदर जैसे हम डालते हैं ना, ऑयल घोलते हैं, ऑयल घोलने के बाद में थोड़ी देर घुलेगा, बाद में क्या हो जाता है, सारा का सारा सरफेस पर इकट्ठा हो जाता है। ऐसे ही प्रोटीन क्या हो जाएगी, अपना क्या बना लेगी, फोल्डेड मतलब कि इकट्ठी हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी और क्या हो जाती है, इकट्ठी होकर के क्या कर लेती है, इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर ये घुलती नहीं है ना, घुलती नहीं है, तो ये क्या करती है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होती है। प्रेसिपिटेट फॉर्म होती है जहां पर प्रोटीन क्या होती है, आउटर मतलब कि वाटर की जो सरफेस होती है, वाटर की सरफेस पर होती है, उसके ऊपर क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। प्रोटीन क्या हो जाएगी, वाटर की सरफेस पर इकट्ठी हो जाएगी। तो जब वाटर की सरफेस पर इकट्ठी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, ये देखते हैं कि प्रोटीन सॉल्युबल है या नहीं है, क्योंकि जब सॉल्युबल प्रोटीन होगी तो प्रॉपरली क्या होगी, उसके अंदर घुल जाएगी, ठीक है, घुल जाएगी, वहां पर क्या होगी, बाइंड करेगी, वाटर मॉलिक्यूल जो है उनके साथ में क्या करेगी बच्चों, इंटरेक्शन करेगी। लेकिन हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड जब ज़्यादा होंगे, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे तो क्या नहीं होगी, वहाँ पर बाइंडिंग नहीं होगी और वो किस फॉर्म में आ जाएंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जाएंगे। कौन सी फॉर्म में आ जाएंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जाएंगे। तो हम यही देखेंगे कि जो सॉल्युबिलिटी होती है इसके ऊपर किस किस का इफेक्ट होता है। जैसे कि सॉल्युबिलिटी है, पीएच का इफेक्ट होगा, पीएच का इफेक्ट होगा, टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, ठीक है, सॉल्वेंट कौन कौन से हैं, आयंस कौन कौन से प्रेजेंट है, उनका इफेक्ट होगा किसके ऊपर, सॉल्युबिलिटी के ऊपर। 2 मिनट रुकिए अभी, ठीक है, ये टॉपिक और हो जाएगा। उसके बाद में ये कंप्लीट क्या हो जाएगी, प्रोटीन हो जाएगी। प्रोटीन के बाद में हम देखेंगे आपका, प्रोटीन के बाद में देखेंगे प्रोटीन की फोल्डिंग देखेंगे, ठीक है, सॉरी वो डीनेचुरेशन देखेंगे, चैपरॉन वगैरह है। प्रोटीन की फोल्डिंग करने के लिए कौन कौन से चैपरॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो देखेंगे। उसके बाद में न्यूक्लिक एसिड वाला, मतलब कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो टॉपिक दे रखे हैं उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो देखिए जब प्रोटीन क्या होगी, प्रेसिपिटेट होगी। प्रेसिपिटेट होगी मतलब कि प्रोटीन यहाँ पर क्या है, वाटर के अंदर जब प्रोटीन क्या होगी, ये है वाटर, तो वाटर के अंदर प्रोटीन प्रेसिपिटेट फॉर्म में होगी। तो जब इसे वाटर के अंदर रखा जाएगा, घोला जाएगा, तो यहाँ पर जब सारे के सारे हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ग्रुप बना करके इकट्ठी हो जाएंगी, ग्रुप बना करके इकट्ठी हो जाएंगी। या फिर ये जो वाटर है इसकी इंटरेक्शन इसके साथ में कम कर दी जाए। ये इंटरेक्शन कैसे होगी, कम, ये हमने फोल्ड की है प्रोटीन, ठीक है, मतलब कि प्रोटीन को इसके अंदर डाला है, लेकिन इसके साथ में हमने कोई और आयन जैसे कि सॉल्ट डाल लिया, शुगर डाल दी, तो वाटर के पास में टेंडेंसी किसके साथ में इंटरेक्शन की ज्यादा होगी, किसके साथ में, सॉल्ट के पास में, क्योंकि सॉल्ट के पास में पोलर ग्रुप ज्यादा है कंपेयर टू प्रोटीन। प्रोटीन के साथ में वाटर कंपेयर मतलब कि प्रोटीन के कंपेरिजन में सॉल्ट के साथ में ज्यादा इंटरेक्शन करेगा। तो हम ऐसा करें कि वाटर को, वाटर के अंदर सॉल्ट की एंट्री करा दे। जब यहाँ पर सॉल्ट की एंट्री करा दे तो प्रोटीन के मतलब कि वाटर के जितने भी वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो सारे किसके साथ में बाइंड हो जाएंगे, सॉल्ट के साथ में। तो प्रोटीन क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। प्रोटीन के साथ में जितने भी हाइड्रोफोबिक ये ग्रुप प्रेजेंट थे बाहर की साइड में, ये क्या हो जाएंगे, सरफेस पर आ जाएंगे कि अब तो वाटर फ्री ही नहीं है, वाटर खुद बाइंड है। तभी जब कोई आप खुद फ्री होंगे, सिंगल होंगे, तभी तो किसी के साथ में बाइंड होंगे। जब आप पहले से ही 2 होंगे तो किसी और की जगह ही नहीं रहेगी आने की। ऐसे ही यहाँ पर है कि जब यहाँ पर दोनों ग्रुप क्या हो जाएंगे, जब वाटर मॉलिक्यूल सोडियम के साथ में कनेक्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक ग्रुप फ्री हो जाएगा, ठीक है। या फिर यदि बाइंड हो रहा है तो जो सेकंड आ रहा है, जैसे कि सॉल्ट आ रहा है, सॉल्ट के पास में क्या है, इसके साथ में बाइंड होने की कैपेसिटी ज्यादा है, टेंडेंसी ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है, तभी तो ये बाइंड हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोटीन को सॉल्युबलाइज करना है तो प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी के ऊपर किस किस का इफेक्ट होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट पीएच का इफेक्ट देखते हैं, ठीक है, इफेक्ट ऑफ पीएच। पीएच हमने देखा कि जो अमाइनो एसिड है उनके ऊपर पीएच का इफेक्ट होता है। जब पीएच हम क्या करेंगे, पीएच क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है किसके साथ में,
हाइड्रोजन के साथ में पीएच ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन कम होंगे, पीएच कम होगी, हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। तो देखिए सरफेस जो है वो प्रोटीन की किसके साथ में, नेगेटिव और पॉजिटिव प्रोटीन के पास में जब हम क्या कर रहे हैं, देखिए सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबल मतलब कि मैंने कहा है कि जब उसमें ये वाटर है, वाटर के अंदर जब आप अमाइनो एसिड को डाल रहे हैं, प्रोटीन को डाल रहे हैं, तो प्रोटीन की सरफेस पर, मतलब कि सरफेस से मतलब है कि जो बाहर की साइड होगी वाटर के अंदर, इसके पास में क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर होंगे पोलर ग्रुप अमाइनो एसिड, पोलर अमाइनो एसिड, या फिर मतलब कि अमाइनो एसिड के पास में जो चार्ज है, पोलर जो चार्ज है वो प्रेजेंट होगा, या तो पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों प्रेजेंट होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज कहाँ होंगे, आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होंगे। ये क्या होते हैं, जब पीएच हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो देखिए जब पीएच ज़्यादा करेंगे, पीएच जब ज़्यादा करेंगे, पीएच इंक्रीज करते जाएंगे तो सारे के सारे अमाइनो एसिड कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। पीएच जब हम क्या करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे तो एक टाइम पर सारे के सारे अमाइनो एसिड क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हमने देखा है कि सेम चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, जबकि अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होगा। तो देखिए जब नीचे कर देंगे पीएच, क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे तो सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। अगेन क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और जब पीएच ज्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। अगेन क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। एक पीएच ऐसी होती है जहां पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। हमने देखा था आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या फिर ज्विटर आयन कंडीशन होती है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक जो पॉइंट होता है, यहाँ पर प्रोटीन के पास में क्या होते हैं, 2 चार्ज प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन के पास में कितने होते हैं, 2 चार्ज प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ओवरऑल चार्ज जो होता है वो प्रोटीन का ओवरऑल चार्ज कैसा होता है, प्रोटीन का बच्चों ओवरऑल चार्ज होता है नेगेटिव, मतलब कि जीरो होता है। ओवरऑल चार्ज क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जब कैंसिल कर देंगे तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, प्रोटीन के ऊपर जीरो हो जाएगा। तो ये कंडीशन कैसी होगी, आइसो इलेक्ट्रिक कंडीशन होगी। तो इस कंडीशन में प्रोटीन किस फॉर्म में आ जाएगी, प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में आ जाएगी, आइसो इलेक्ट्रिक कंडीशन में, जब कोई चार्ज नहीं होगा। जबकि जब चार्ज प्रेजेंट होगा, एक मीडियम कंडीशन, मतलब कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सरफेस पर कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन जो है वो मॉलिक्यूल के बीच में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा। अट्रैक्शन जो है वो हो सकता है, ठीक है, रिपल्सन ज़्यादा नहीं रहेगा। तो प्रोटीन का जो प्रेसिपिटेट फॉर्म है डिक्रीज हो जाएगी सॉलिबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर जब क्या हो जाएगा, ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। प्रोटीन के पास में कोई चार्ज नहीं होगा तो यहाँ पर प्रोटीन किस फॉर्म में आ जाएगी, प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में आ जाएगी। जब प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में आ जाएगी तो प्रोटीन की सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि पीएच के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, पीएच के थ्रू भी सॉलिबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। जब पीएच ज़्यादा होगी तो नेगेटिव रहेगी, पीएच कम होगी तो पॉजिटिव रहेगी, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। नेगेटिव हम कह सकते हैं इंटरेक्शन हो जाए, चार्ज मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, लेकिन एक टाइम पर देखिए हम मतलब कि रिपेल हम ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में प्रॉपर्ली अरेंज नहीं हो पाएंगे, बाइंड नहीं हो पाएंगे, इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे। रखना है इनके बीच में, इंटरेक्शन करानी तो प्यार मोहब्बत से रखो, अट्रैक्शन रखो इनके बीच में, ताकि एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग बना करके रखें, ठीक है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में हम रिपेल देख रहे हैं, या तो पीएच को कम कर दो या फिर पीएच को ज़्यादा कर दो। एक ऐसी पीएच होती है जिसे हम पीएच पर या क्या होता है, पीएच पर क्या होता है, मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, चार्ज क्या हो जाता है, ओवरऑल चार्ज जीरो हो जाता है। लेकिन दोनों चार्ज प्रेजेंट होते हैं। इस कंडीशन को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहेंगे या फिर ज्विटर आयन कहते हैं, ज्विटर आयन कहेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में प्रोटीन क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेट हो जाएगी। पीएच का हमने इफेक्ट देख लिया। सेकंड हम देखेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं सॉल्युबिलिटी के ऊपर इफेक्ट, ठीक है। नॉर्मली जब चार्ज आयन प्रेजेंट है तो वाटर के अंदर सॉल्युबलाइज होगी, लेकिन हम इन आयन की प्रेजेंट में, पीएच की प्रेजेंस में, सॉल्ट आयन की प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन देख रहे हैं, ठीक है। अब किसका देखेंगे, इफेक्ट देखेंगे हम, किसका, सॉल्वेंट का, आयोनिक सॉल्वेंट का इफेक्ट देखेंगे, सॉल्ट का इफेक्ट देखेंगे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ आयोनिक स्ट्रेंथ, आयोनिक स्ट्रेंथ, आयोनिक स्ट्रेंथ से हमारा क्या मतलब है, यहाँ पर जैसे कि हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं तो देखिए सॉल्युबिलिटी जो होती है लो आयनिक स्ट्रेंथ पर इंक्रीज होगी विद सॉल्ट की कंडीशन जब हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो देखिए जब सॉल्ट क्या होगा, लो है, देखिए यहाँ पर क्या है, वाटर, ये हम बना देते हैं, वाटर के साथ में प्रोटीन डाल दिए, ठीक है। लो सॉल्ट होगा, ठीक है, लो सॉल्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसके बाद में हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे सॉल्ट की कंडीशन, ठीक है। सॉल्ट हमने यहाँ पर डाला, ये क्या है, वाटर है, वाटर है यहाँ पर, ये क्या है, प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन है, और ये क्या है आपका, वाटर है। वाटर को हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। वाटर है, प्रोटीन है, और यहाँ पर हम डालेंगे अब क्या, तीसरा आएगा, इनके बीच में दरार बन गई, तीसरा कौन सा आएगा, यहाँ पर सॉल्ट आ गया है ना,
सॉल्ट आ गया, तो हम कह रहे हैं कि जब इंक्रीज करेंगे सॉल्ट की कंडीशन तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेंगे सॉल्ट की कंडीशन तो क्या होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि देखिए कुछ सॉल्ट क्या करेगा, चार्ज ग्रुप इनके साथ में भी बाइंड होगा, कुछ वाटर के साथ में बाइंड होगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि पहले धीरे धीरे कोई आता है तो घर में सभी के साथ में इंटरेक्शन बनाता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमने सॉल्ट यहाँ पर ऐड किया तो ये प्रोटीन के साथ में भी चार्ज मॉलिक्यूल उनके साथ में भी इंटरेक्ट करेगा, वाटर के साथ में भी क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, प्रोटीन की घुलनशीलता सारे के सारे वाटर के अंदर इंक्रीज हो गई, ठीक है, ये बहुत खुश। लेकिन जब और ज़्यादा सॉल्ट हम ऐडेंगे, इसे हम क्या करेंगे, जब सॉल्ट ऐड किया जाता है तो इसे कहेंगे हम, जब क्या होती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी जब सॉल्ट के कारण इंक्रीज होती है तो उसे क्या कहेंगे हम, सॉल्टिंग इन, क्या कहेंगे बच्चों, सॉल्टिंग इन। लेकिन जब बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसे भर भर के सॉल्ट जब डालेंगे हम सॉल्यूशन के अंदर, बहुत ज़्यादा सॉल्ट डालेंगे तो उसे क्या होगा, जब क्या होगा, ठीक है, देखिए जब लार्ज अमाउंट में सॉल्ट हम ऐड करते हैं तो प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो जाती है। अब ये ऐसे प्रेसिपिटेट क्यों हुई, ठीक है, जब लार्ज अमाउंट में हमने क्या किया, सॉल्ट ऐड किया, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट जब ऐड किया तो ये जो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है वह क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। अब ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी तो प्रोटीन क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेट हो जाएगी, प्रोटीन गेट प्रेसिपिटेट है, ठीक है, प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो गई, प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो गई, मतलब कि जो हमने एक्वा सॉल्यूशन के अंदर प्रोटीन घुली हुई थी वो सारी की सारी सरफेस पर तैर करके इकट्ठी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए हमने अभी तक यहाँ पर सॉल्ट कम डाला है तो सॉल्ट इसके साथ में भी बाइंड करेगा चार्ज के साथ में, और जब चार्ज इनके साथ में इंटरेक्ट करेगा तो वाटर के साथ में प्रोटीन की इंटरेक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब हमने क्या किया, बहुत ज़्यादा सॉल्ट ऐड कर दिया, ठीक है, यहाँ पर हो गया ये, और ये हो गई हमारी प्रोटीन बेचारी अकेली पड़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये हो गया वाटर, ठीक है, वाटर के साथ में अब जब बहुत सारा सॉल्ट हमने ऐड कर दिया है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट हमने ऐड कर दिया है तो ये वाटर सॉल्ट को छोड़ेगा थोड़ी, सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल सॉल्ट के साथ में बाइंड हो जाएंगे तो बेचारी प्रोटीन अकेली हो जाएगी, प्रोटीन तो क्या हो जाएगी, सरफेस पर आ जाएगी। जब यहाँ पर वाटर ही फ्री नहीं होगा तो इसके पास में जो हाइड्रोफोबिक जो भीतर घुस के बैठे थे डर की वजह से, वाटर की वजह से, वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे, सरफेस पर आ जाएंगे, सरफेस पर आ जाएंगे तो प्रोटीन क्या हो जाएगी, सारी सरफेस पर इकट्ठी हो जाएगी, तैर जाएगी, और प्रोटीन क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेट हो जाएगी, ठीक है, प्रोटीन क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर प्रेसिपिटेट हो जाएगी, जब बहुत ज़्यादा प्रोटीन क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेट हो जाएगी, प्रेसिपिटेट हो जाएगी, जब बहुत ज़्यादा क्या कर दिया जाएगा, सॉल्ट ऐड कर दिया जाएगा, प्रोटीन क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेट हो जाएगी। और जब सॉल्ट के ऐड करने पर प्रोटीन प्रेसिपिटेट होती है तो इसे क्या कहेंगे हम, सॉल्टिंग आउट कहेंगे। तो देखिए हमारी बुक में क्या दे रखा है कि जब सॉल्टिंग आउट कब होगी, जब बहुत ज़्यादा ऐड किया जाता है सॉल्ट, तो इसे कहेंगे सॉल्टिंग आउट, प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो जाएगी, ठीक है। प्रोटीन क्या हो जाएगी, सॉल्टिंग जो आउट है ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, हाइड्रोफोबिक। हमने कहा कि अब तक तो हाइड्रोफिलिक थे, हाइड्रोफिलिक मतलब कि चार्ज आयन प्रेजेंट थे सरफेस पर जो वाटर के साथ में इंटरेक्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वाटर गायब हुआ, जो अंदर घुस के बैठे थे डर की वजह से, वो सारे सरफेस पर अमाइनो एसिड आ जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड आएंगे तो प्रोटीन क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेट हो जाएगी, है ना। अब हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंट का इफेक्ट देखेंगे प्रोटीन के ऊपर, क्या देखेंगे, सॉल्वेंट का इफेक्ट देखेंगे। तो देखिए दे रखा है ना, हाइड्रोफोबिक ग्रुप जो है वो एक मॉलिक्यूल का एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करेंगे, प्रोटीन एग्रीगेट फॉर्म में आ जाएगी और सरफेस पर इकट्ठी हो जाएगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे सॉल्वेंट का इफेक्ट, ठीक है। पीएच का देख लिया, आयनिक सॉल्ट का देख लिया, ठीक है, सॉल्ट का देख लिया। अब क्या देखेंगे, सॉल्वेंट का देखेंगे। सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट जैसे कि एसीटोन, इथेनॉल। देखिए सॉल्वेंट का इफेक्ट देखेंगे, सॉल्वेंट का इफेक्ट। सॉल्वेंट हम मतलब कि ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, ये क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का इफेक्ट देखा जाएगा। ऑर्गेनिक सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाकर के हम सॉल्यूशन बनाते हैं ना, हाँ। तो ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का इफेक्ट देखेंगे हम किसके ऊपर, प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी के ऊपर। तो देखिए प्रोटीन वाटर का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का ज़्यादा होता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मतलब कि इसका मतलब क्या है कि वाटर के पास में
कैपेसिटी होती है, टेंडेंसी होती है कि वे अपने अंदर किसी दूसरे को घोल सके। जो घोलने की कैपेसिटी होती है, परमेबिलिटी होती है, जहां पर दूसरा मॉलिक्यूल डिसॉल्व होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि एसीटोन इथेनॉल क्या करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कम कर देते हैं। जैसे कि प्रोटीन को हमने डाला, ये क्या हमारा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन में ये वाटर है, वाटर प्रेजेंट है, वाटर के साथ में ये क्या है, हमारी प्रोटीन मैडम है ना, प्रोटीन मैडम यहाँ पर पड़ी हुई है। ये क्या है, अभी डिसॉल्व है ना, मतलब कि यहाँ पर सॉल्युबल है, लेकिन जब यहाँ पर किसकी एंट्री होगी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि इथेनॉल और एसीटोन की। ठीक है, जब सॉल्वेंट की एंट्री होगी, सॉल्वेंट लाइक इथेनॉल और कौन सा हो गया, एसीटोन हो गया। जब इन दोनों की एंट्री होगी तो प्रोटीन की जिंदगी बर्बाद, होगी। तो बेचारी प्रोटीन क्या हो जाएगी, अकेली हो जाएगी। अब ये जो वाटर है, अब ये प्रोटीन के साथ थोड़ी ना इंटरेक्ट करेगा, प्रोटीन के साथ इसकी दोस्ती खत्म। ये क्या करेगा, इथेनॉल के साथ में, इथेनॉल और एसीटोन के साथ में क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। इसलिए क्या कर दिया, प्रोटीन को छोड़ दिया। प्रोटीन बेचारी अकेली अब रोएगी, प्रोटीन देखना सरफेस पर बैठ जाएगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आ जाएगी ये प्रोटीन बेचारी, आ गई, रह गई ना अकेली, रह गई ये अकेली। सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल किसके साथ में, इथेनॉल और एसीटोन के साथ में इंटरेक्ट हो गए। तो यही कह रहे हैं कि हम सॉल्युबिलिटी जो है प्रोटीन की, एसीटोन और इथेनॉल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से, एसीटोन एंड इथेनॉल, ये करेंगे क्या, एसीटोन और इथेनॉल क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज कर देंगे डाई इलेक्ट्रिक वैल्यू या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर का या फिर एक्वस सॉल्यूशन का। ठीक है, जब ये डिक्रीज कर देंगे, डिक्रीज कैसे करेंगे, देखिए प्रोटीन है, प्रोटीन के कंपैरिजन में ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना, इनके पास में टेंडेंसी ज्यादा है वाटर के साथ में। जैसे कि मेरे पास, मैं अभी खाली हूँ, ठीक है, मेरे साथ में कोई बाइंड है, लेकिन मेरे साथ में कोई तीसरा तभी आकर के बाइंड होगा जब उसकी बाइंड की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, अट्रैक्शन होगा ज्यादा, इंट्रैक्शन होगी ज्यादा, तभी तो क्या होगा, बाइंड होगा। सेकंड जो प्रोटीन है, प्रोटीन की वाटर के साथ, मेरे पास जो अभी जो कनेक्ट है, बाइंड है, इसकी पास में जो बाइंडिंग है वो क्या है, कम है इसके साथ में, तभी तो तीसरा कोई घुस पा रहा है ना। तो देखिए जैसे कि ये दो है, इन दोनों की आपस में बाइंडिंग है, लेकिन ये इतनी प्रॉपर बाइंडिंग नहीं है, तभी तो ये तीसरा आकर के इनके बीच में घुस जाएगा और क्या कर देगा, तोड़ देगा। लेकिन जब ये प्रॉपरली बाइंड होंगे कोई तीसरा इनको तोड़ नहीं पाएगा। तो वही यहाँ पर है कि जब ये वाटर और प्रोटीन की इतनी अच्छी इंटरेक्शन होती कि इसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता, हम जितने भी पीएच, टेम्परेचर और सॉल्यूशन देख रहे हैं डाल करके, इसका इफेक्ट ही नहीं होता, प्रॉपरली बाइंडिंग नहीं है ना पीएच इसके साथ में प्रोटीन, क्योंकि इसके पास में हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट है। हाइड्रोफोबिक कैसे हैं, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड मौका देखते हैं कि कैसे ये इसकी इंटरेक्शन खत्म हो, हम आकर के सरफेस पर बैठ जाएं। ठीक है, ये बेचारे पोलर, जब तक वाटर प्रेजेंट होता है तब तक ये घुस के बैठे रहते हैं, जैसे ही वाटर गायब ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, सरफेस पर आ जाते हैं। वही बात है यहाँ पर। तो जैसे ही क्या होगा, सॉल्वेंट जो है वो इनके पास में ज्यादा कैपेसिटी है वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की। जो एसीटोन और इथेनॉल है, सॉल्वेंट है, इनके पास में क्या है, हाई कैपेसिटी है, हाई है इनकी कैपेसिटी, हाई है इनके पास में जो कैपेसिटी है, हाई है कैपेसिटी फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल कंपेयर टू सॉल्युबल प्रोटीन, जो कि कहाँ सॉल्युबल है, सॉल्युबल प्रोटीन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है इनके साथ में ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, एसीटोन और इथेनॉल, इनके पास में ज्यादा कैपेसिटी है कि ये इसके साथ में इंटरेक्शन करेंगे। जैसे ही इनके साथ में इंटरेक्शन हुई, प्रोटीन अकेली देन क्या हो जाएगी, प्रोटीन सरफेस पर क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, प्रेसिपिटेट हो जाएगी। इजीली हम देख सकते हैं कि प्रोटीन सॉल्युबल अब नहीं है। जैसे कि आप ऑयल और वाटर को देखना, थोड़ी देर घुलेंगे लेकिन क्या हो जाएंगे, इंटरेक्शन बाद में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्रेसिपिटेट हो जाएंगी। ठीक है, सरफेस पर आ जाएंगे। तो ये आपका हो गया है कंप्लीट। अब हम आगे देखेंगे सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ये क्या कराऊंगी, कल कराऊंगी प्रोटीन का पोर्शन। ठीक है, उसके बाद में प्रोटीन की फोल्डिंग देखेंगे। थैंक यू गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड शेयर करें।